नमस्कार। मेरा नाम वैष्णव विभू अवस्थी है। मैं महावीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज़ एंड रिसर्च में सेकंड ईयर एमबीबीएस का छात्र हूँ। आज मैं आप सभी के सामने खून की कमी या एनीमिया पर जानकारी लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ और यह जानकारी आप लोगों में जागरूकता बढ़ाने हेतु है। आप लोगों से मेरा विनम्र अनुरोध है कि आप कृपया स्व उपचार ना करें और ऐसी किसी भी परिस्थिति पर, चाहे आपके साथ हो या आपके किसी संबंधी या किसी जान पहचान वाले के साथ, आप तुरंत ही डॉक्टर अथवा नज़दीकी स्वास्थ्य सेवाओं से संपर्क करें। तो बिना समय गंवाए हम जानते हैं कि आज हम क्या जानेंगे। आज हम जानेंगे कि खून की कमी अथवा एनीमिया क्या होता है, इसके कारण क्या हैं, लक्षण क्या हैं और इसकी क्या जांचें की जाती हैं, क्या उपचार होते हैं, क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। इसके अतिरिक्त हम जीवन शैली में, खान-पान में तथा ऐसे कौन से व्यायाम कर सकते हैं जिससे हम अपने इस समस्या का निराकरण कर पाएँ और हम अपने आप को एनीमिया के रिस्क से भी बचा पाएँ। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात है, एनीमिया होता क्या है? यदि पेशेंट के रक्त की एबिलिटी नहीं है, मतलब पेशेंट का रक्त अक्षम है कि वह टिश्यू के पास ऑक्सीजन ले जा पाए सफिशिएंट मात्रा में, जितनी मात्रा में चाहिए उतनी मात्रा में, तो उस कंडीशन को हम एनीमिया कहते हैं। तो ऐसी परिस्थिति के अंदर क्या होता है, या तो लाल रक्त कोशिकाएँ खराब होती हैं या फिर हीमोग्लोबिन में खराबी होती है या फिर दोनों में ही खराबी हो सकती है। तो अमूमन ये देखा जाता है कि जो हीमोग्लोबिन का नॉर्मल लेवल है वो 13 से 15 ग्राम पर डेसीलीटर के बीच में है, परंतु एनीमिया की स्थिति में यह हीमोग्लोबिन का जो लेवल है वो कम हो सकता है। अब हम बात करते हैं कि एनीमिया के कारण क्या-क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहला कारण है न्यूट्रिशनल कारण, मतलब खान-पान में ही कमी है। जैसे आयरन की कमी हो जाना, अगर लोहा नहीं होगा खाने के अंदर, तो जैसे हरे पत्तेदार सब्जियों में आपने अपनी डाइट में नहीं जोड़ा है, उनको शामिल नहीं किया है अपने खान-पान में, या फिर विटामिन बी 12 की कमी है, फॉलिक एसिड की कमी है, तो ऐसे केसेस में एनीमिया देखा जाता है अमूमन। दूसरा केस हो सकता है हीमोलाइटिक एनीमिया, यानी खून टूटने लगा है। जैसे मलेरिया के कुछ पेशेंट्स जिनमें ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज की कमी होती है, जो सबसे ज़्यादा ह्यूमन्स में एब्सेंट रहने वाला एंजाइम है। मतलब इंसानों में सबसे कम मतलब सबसे ज़्यादा केसेस होते हैं जहाँ ये एंजाइम नहीं होता है। तो ऐसी परिस्थिति के अंदर चांसेस हैं कि अगर हम एंटी मलेरियल देते हैं तो हीमोलिसिस शुरू हो जाए और हीमोलिसिस के कारण एनीमिया हो सकता है। इसके अलावा हीमोलाइटिक जॉन्डिस में भी एनीमिया हो सकता है। जब एक प्रकार का पीलिया होता है जिसमें रक्त टूटने लग जाता है, तो उसके कारण एनीमिया हो जाता है मरीज़ को। इसके अतिरिक्त लंबे समय तक एंटी ट्यूबरकुलर थेरेपी, टीबी की दवाइयाँ अगर बहुत लंबे समय तक चलती हैं, एनीमिया होने का रिस्क होता है। सल्फ़ा ड्रग्स लंबे समय तक चलती हैं, तो भी एनीमिया होने का रिस्क होता है। परंतु इसका अर्थ ये नहीं है कि हम दवाई लेना बंद कर दें। उसके लिए आप डॉक्टर से संपर्क करें, तो वो आपको कुछ खान-पान में परिवर्तन के बारे में बताएँगे, जिससे आप बिना एनीमिया में आए हुए ठीक से अपनी दवाई चला सकते हैं और स्वस्थ हो सकते हैं जल्दी से जल्दी। इसके अतिरिक्त एक अन्य प्रकार का एनीमिया होता है, एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिसीज़ेज़, जो बीमारियाँ लंबे समय से चल रही हैं, जैसे टीबी हो गया या अन्य कोई बीमारी हो गई, दमे की बीमारी हो गई, कैंसर हो गया, तो इत्यादि बीमारियों के अंदर भी कई बार एनीमिया के केसेस देखने को मिलते हैं। इसके बाद अगर हम बात करते हैं अन्य प्रकार के एनीमिया की, तो एप्लास्टिक एनीमिया होता है। जब बोन मैरो में कैंसर हो जाता है तो बोन मैरो खोखली पड़ जाती है, जिससे उसमें मज्जा जो उसकी मज्जा है उसकी जगह वसा आ जाती है, फैट आ जाता है, और वो जो फैट है क्योंकि वो वहाँ आ गया है, तो अब आरबीसी प्रोड्यूस नहीं हो सकती, आरबीसी नहीं बन सकती, रेड ब्लड सेल नहीं बन पाएगी। तो ऐसे में क्या होगा, ऐसे में एनीमिया हो जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करें, इसके अलावा एक अन्य प्रकार का एनीमिया होता है जिसे हेमरेजिक एनीमिया कहा जाता है। हेमरेजिक एनीमिया के अंदर ये तब देखा जाता है जब अचानक से बहुत ज़्यादा खून लॉस हो जाए शरीर के थ्रू। तो ये कब हो सकता है, कुछ परिस्थितियों में हो सकता है, जैसे रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, आरटीई की सिचुएशन होती है। इसके अलावा हेमरेज हो सकता है कुछ अन्य परिस्थितियों में, जैसे पोस्टपार्टम हेमरेज, पीपीएच, मतलब जैसे महिलाएं जब प्रसूति के बाद उनके शरीर से थोड़ा सा खून बह जाता है। अमूमन ये आधे लीटर तक नॉर्मल होता है, उससे ज़्यादा बहने पर इसे पोस्टपार्टम हेमरेज कहा जाता है और ये एक मेडिकल इमरजेंसी होता है। इसके अतिरिक्त अगर किसी को अंदर ब्लीडिंग हो गई है, शरीर के अंदर खून रिसना शुरू हो गया है, इन सारी सिचुएशंस के अंदर हेमरेजिक एनीमिया
होने का चांस होता है। या लॉन्ग बोन फ्रैक्चर की बात करें, अगर कोई शरीर में लंबी हड्डी टूट गई है, मान लीजिए पेल्विस में फ्रैक्चर हो गया है जो कूल्हे की हड्डी होती है, या फिर फीमर जो जांघ की हड्डी होती है उसमें फ्रैक्चर हो गया है, तो इन सभी परिस्थितियों में हेमरेजिक अनीमिया होने का चांस होता है। अब हम बात करते हैं कि इसका डायग्नोसिस किस बेसिस पर किया जाता है। तो डायग्नोसिस में मुख्य चीज़ ये है कि पहला पॉइंट है कि इमीडिएटली आपका जो डॉक्टर है वो हीमोग्लोबिन चेक करवाएगा। अब वो कई मेथड से किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त हीमोग्लोबिन चेक कराने के अलावा किस प्रकार का अनीमिया है यदि ये समझना चाहते हैं तो उसके लिए पेरिफेरल स्मीयर बनाया जाता है आपके खून का। और तीसरा पॉइंट है कि गोल्ड स्टैंडर्ड इन्वेस्टिगेशन होती है TIBC, टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी, ये देखा जाता है। अगर और ट्रांसफरिन लेवल्स देखे जाते हैं कि ब्लड में कितने ट्रांसफरिन लेवल्स हैं, जिससे कंफर्म हो जाता है कि अनीमिया वस्तुतः है या नहीं है और किस प्रकार की समस्या है। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें अनीमिया के अब क्या लक्षण होते हैं, ऐसे पेशेंट्स को क्या समस्याएं होती हैं, तो सबसे मुख्य समस्या तो होती है कि थकान रहना। ऐसे मरीज़ों को अमूमन देखा जाता है कि थकान रहती है। और दूसरी समस्या जो है सांस फूलना, जैसे कोई काम करते हैं और सांस फूलने लगती है। तो अगर कोई दिल की समस्या नहीं है, फेफड़ों की नहीं है, तो और अगर नियमित रूप से एक्सरसाइज कर रहे हैं या फिज़िकल एक्टिविटी होती रहती है, तो संभावना है कि पेशेंट को अनीमिया की समस्या हो और इसको ठीक भी किया जा सकता है आसानी से। इसके अलावा ऐसे पेशेंट्स में अमूमन देखा जाता है जो अनीमिया लंबे समय तक चलता है कि जो हार्ट है उसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, क्योंकि खून की विस्कोसिटी बढ़ जाती है और दिल को बार बार पंप करना पड़ता है, तो कार्डियक हाइपरट्रॉफी देखी जाती है, जिसके लिए आपके डॉक्टर चेस्ट एक्सरे करवा सकते हैं। इसके अतिरिक्त ऐसे पेशेंट्स को अमूमन देखा जाता है कि क्रैम्प्स हो सकते हैं क्योंकि ऑक्सीजन की सप्लाई कम है। और कभी कभी हाइपॉक्सिया के सिम्टम्स भी होते हैं। हाइपॉक्सिया का मतलब होता है कि ऑक्सीजन सैचुरेशन जो है शरीर के अंदर, ऑक्सीजन कंसंट्रेशन वो गिरने लग जाना। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, पेशेंट को चक्कर आएंगे, थकान होगी, उल्टी जैसी आ सकती है, कंफ्यूज हो सकता है पेशेंट। तो डिपेंड करता है कितना ऑक्सीजन कंसंट्रेशन है उस पेशेंट का, हाइपॉक्सिया की क्या डिग्री है, यह समझना हमारे लिए अनिवार्य है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं अनीमिया कुछ ऐसी परिस्थितियों में भी देखा जा सकता है, जैसे थैलेसीमिया इत्यादि। तो उन परिस्थितियों के भी सिम्टम्स साथ में नज़र आते हैं ऐसे केसेस में, बट वो बेसिकली अनीमिया के कारण नहीं होता, उन परिस्थितियों के कारण होता है जो रोग विशेष हैं जिनके कारण अनीमिया हुआ है। तो यहाँ पर अनीमिया जो है वो एक कॉज नहीं बल्कि इफ़ेक्ट है उस डिसीज़ का। इसके बाद एक और ज़रूरी इन्वेस्टिगेशन जो आपके डॉक्टर आपके लिए करवा सकते हैं वो है रेटिकुलोसाइट इंडेक्स। ये पता लगाने के लिए कि क्या जो अनीमिया है वो एप्लास्टिक कैटेगरी का है या नहीं है। कभी कभी बोन मैरो बायोप्सी भी कराई जाती है रूल आउट करने के लिए कि एप्लास्टिक अनीमिया है या फिर नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं अपने इस अनीमिया के उपचार के विषय में। तो उपचार के अंदर सबसे पहली बात आती है कि लाइफ स्टाइल चेंजेस करवाए जाते हैं। लाइफ स्टाइल चेंजेस के अंदर ऐसी एक्सरसाइज होती हैं जो किडनी से एरिथ्रोपोइटिन का प्रोडक्शन बढ़वाती हैं। किडनी से एरिथ्रोपोइटिन का प्रोडक्शन अगर बढ़ेगा तो ऐसे केसेस के अंदर जो अनीमिया है वो कम होगा। अनीमिया कम होगा, साथ में और क्या करवाया जाता है, मिल्स के अंदर टेस्टोस्टेरोन बढ़ाने की जो भोजन होते हैं वो दिए जा सकते हैं। जिंक भी टेस्टोस्टेरोन बढ़ाता है, तो इनडायरेक्टली अनीमिया को ठीक करने में कारगर सिद्ध हो सकता है। इसके बाद अगर हम बात करें बेसिक जो हमारा डाइट प्लान होता है उसके अंदर दूध के साथ डेट्स दिए जाते हैं जिससे अनीमिया को ठीक किया जा सके, कंट्रोल किया जा सके। साथ में हम बात करते हैं और क्या खाने में दिया जाता है, तो स्पिनच हो गया, जो हरे पत्ते की सब्जियां होती हैं वो सब, और खाने को लोहे की कढ़ाई में कुक करके देने को कहा जाता है कि कुछ क्वांटिटी में उसमें लोहा एब्जॉर्ब हो जाए जिसके कारण आयरन डेफिशिएंसी ठीक हो सके। साथ में पेशेंट को अगर मेगालोब्लास्टिक अनीमिया है यानी उसकी आरबीसी का साइज़ बड़ा है और फ्रेजाइल आरबीसी हैं, मतलब टूट जाती हैं आराम से, तो उसके लिए विटामिन B12 की और फॉलिक एसिड के सप्लीमेंट दिए जाते हैं। आपके डॉक्टर आपके सिम्टम्स देखकर यह पता लगाएंगे कि किस प्रकार के सप्लीमेंट देने की आवश्यकता है। फिर यदि हम बात करते हैं एनीमिया को ठीक करने के लिए क्या एक्सरसाइज की जाती हैं, तो प्राणायाम या जो डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइजेज हैं वो बहुत विगोरसली तो नहीं लेकिन थोड़ी थोड़ी डिग्री तक करनी चाहिए, जिससे पेशेंट को राहत महसूस होगी, ज़्यादा एरिथ्रोपोइटिन बनेगा
तो ज़्यादा उसकी कंडीशन में सुधार आ पाएगा। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करते हैं पाल्पिटेशंस की समस्या की, तो एनीमिया में पाल्पिटेशन भी होता है, घबराहट या बेचैनी वगैरह हो सकती है। तो उस समस्या का भी ट्रीटमेंट इसी में है कि एनीमिया को ठीक किया जाए और उसके लेवल्स को नॉर्मल लाया जाए। परंतु ऐसी सिचुएशन में यदि जो हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन अगर बहुत ज़्यादा गिरा हुआ है, तो ऐसी परिस्थिति के अंदर हम आयरन सप्लीमेंट देते हैं, जिसके अंदर बेसिकली आयरन सल्फेट होता है अलॉन्ग विद फॉलिक एसिड। और अगर ये लेवल्स और ज़्यादा गिर जाते हैं, तो इंजेक्शन के थ्रू फेरिक कार्बोक्सीमाल्टोस दिया जा सकता है। परंतु मेरी एडवाइस यही है आप लोगों से कि आप अपने डॉक्टर से ज़रूर सलाह लें और उनके परामर्श के बिना स्व-उपचार से हमेशा बचें। इसके अतिरिक्त अगर मैं बात करूँ, अगर लेवल और नीचे चले जाते हैं, 7 से नीचे चला गया या 8 से नीचे चला गया, ऐसे केस में ब्लड ट्रांसफ्यूज़न भी करवाया जा सकता है। और हेमरेजिक शॉक के केस में, या जो हेमरेज के कारण अनीमिया हुआ है पेशेंट को, उसके परिणाम स्वरूप हेमरेजिक शॉक आया है, अगर हेमरेज हुआ है, तो हम पेशेंट को ब्लड ट्रांसफ्यूज़न करवाने की सलाह देते हैं। जो डॉक्टर होते हैं वो ब्लड ट्रांसफ्यूज़न के लिए कुछ क्राइटेरियाज़ को मैच करते हैं, क्रॉस मैचिंग करी जाती है ब्लड की, उसके बाद ट्रांसफ्यूज़ करा जाता है ब्लड, खून चढ़ाया जाता है पेशेंट को। और तो ये थे इसके कुछ उपचार। इसके अतिरिक्त अगर मैं कॉम्प्लिकेशंस की बात करूँ, तो अगर एनीमिया लंबे समय तक बना रहता है, तो उसके कारण, क्योंकि ऑक्सीजन कम मिल रही है, तो पूरा शरीर जो है उसमें वीकनेस आएगी, लेथार्जी, थकान महसूस होगी, आलस्य महसूस होगा जो पेशेंट है उसको। इसके अलावा कभी कभी ऐसा हो सकता है कि चक्कर चक्कर जैसी समस्या है, या उसको डिजीनेस हो, दिखाई देने में समस्या है, क्योंकि खून की कमी है उस मरीज़ को। और इसके अलावा उल्टी जैसी महसूस हो सकती है, जी मिचला सकता है मरीज़ का। और क्योंकि हाइपोक्सिया भी हो जाता है एनीमिया के कारण, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तो उसके कारण एसिडोसिस हो सकता है, एसिड की कंडीशन हो सकती है। तो अगर हम डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज करते हैं, प्राणायाम इत्यादि, तो अल्कालॉसिस करती हैं, जो एसिड बेस बैलेंस है शरीर में, उसको बनाए रखने का काम करती हैं। दूसरी बात ये है कि खून पतला होना चाहिए, क्योंकि खून मोटा हो गया है अनीमिया के कंडीशन के अंदर। जो जब मैक्रोसाइटिक अनीमिया है स्पेशली, उस कंडीशन के अंदर, क्योंकि आरबीसी जो है वो बड़ी हो गई है साइज़ में, विस्कोसिटी बढ़ जाती है खून की, तो विस्कोसिटी बढ़ गई है तो हार्ट को पंप करने में बल लगाना पड़ेगा। यदि ऐसा होगा तो हार्ट पर ज़ोर पड़ रहा है, तो अगर दिल इतना मजबूत नहीं है पेशेंट का, या उम्र ज़्यादा है, या कुछ अन्य बीमारियां हैं जैसे हाइपरटेंशन है, डायबिटीज़ है, या मेटाबॉलिक सिंड्रोम के पेशेंट्स हैं, एल्कोहलिक पेशेंट्स हैं, या कुछ अन्य एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स हैं, या कभी कभी ऐसा भी होता है कि थायराइड रिलेटेड डिसऑर्डर्स होते हैं, उसके अंदर एनीमिया भी देखने को मिलता है। तो इन सारी ही कंडीशंस के अंदर जो हमारा पेशेंट है उसको कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, हार्ट फेलियर में भी पेशेंट कभी कभी जा सकते हैं। परंतु इससे डरने या घबराने जैसी कोई भी बात नहीं है। ये एक आसानी से ट्रीटेबल कंडीशन है, इसका इलाज बहुत आसानी से संभव है। बस ज़रूरत है कि हम अपने खान पान पर ध्यान दें, अपनी समस्याओं पर ध्यान दें। और कभी कभी ऐसा होता है माताओं और बहनों के अंदर, जैसे मासिक धर्म हुआ, जो मेंसेस होते हैं, तो उसके अंदर ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाती है। बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होने के कारण भी अनीमिया दिखाई देता है, क्योंकि अनीमिया की कंडीशन महिलाओं में अमूमन देखने को मिलती है, पर्टिकुलरली जो बालिकाएं टीनेज के अंदर आती हैं, उनमें ये समस्या देखने को मिलती है। ये समस्या क्यों है, उसके दो प्रमुख कारण हैं। पहला कारण एस्ट्रोजन होता है, तो एस्ट्रोजन के कारण जो एरिथ्रोपॉइटिन प्रोडक्शन है वो रुक जाता है किडनी के द्वारा। दूसरी बात, टेस्टोस्टेरोन रिलेटिवली कम है, तो तुलनात्मक रूप से टेस्टोस्टेरोन कम होने के कारण भी एरिथ्रोपॉइटिन नहीं बन पा रहा है। तीसरी बात मेंसेस कई बार बहुत ज़्यादा होते हैं, ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो खून की कमी होने का चांस रहता है। और चौथी बात, जैसा भारत है और हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा जनता है जिसे ठीक से भोजन नहीं मिलता है, तो उसमें कई बार बेटियों, बहनों या माताजियों को खाना नहीं मिल पाता है ठीक से। जो हरी सब्जियां हैं, या फिर ऐसी चीज़ें जिनके अंदर विटामिन बी 12 होता है, फॉलिक एसिड होता है, जिसके कुछ अच्छे सोर्सेज हैं, जैसे मिल्क हो गया, या फिर फ़िश लिवर ऑयल हो गया। और जो लोग वेजिटेरियन हैं वो फ़िश लिवर ऑयल ना लें, वो फ्लैक्स सीड ले लें, या कुछ अन्य सीड होते हैं जैसे चिया सीड्स होते हैं, इन सबको कंज्यूम कर सकते हैं। 1 चम्मच उसका पाउडर रोज़ कंज्यूम कर लिया तो
उससे उनको राहत देखने को मिलती है। इसके अतिरिक्त एंटीऑक्सीडेंट्स की कमी होती है और लंबे समय तक कभी-कभी बीमारियां भी चलती हैं। जो जो भारत में गरीब लोग हैं जो अपना इलाज नहीं करवा पाते किसी कारणवश, तो अगर लंबे समय तक बीमारियां चलेंगी, बार-बार बीमारियां चलेंगी या बचपन में बीमारियां चलेंगी, उसके कारण भी एनीमिया होने का संभावना बना रहता है। तो उस संभावना को कम करने के लिए आवश्यक है कि हम हैंड हाइजीन का पालन करें, अच्छे से हाथ धोएं, वैक्सीनेशंस करवाएं और जब भी ऐसी परिस्थिति आती है तो डॉक्टर को दिखाएं और वे जो दवाई दें उसका उसको एकदम नियम के अनुसार खाना है और इस समस्या से हम बच सकते हैं। तो मेरा आप सभी से यही अनुरोध है कि ये वीडियो जागरूकता के लिए है। आप लोगों को स्वापचार नहीं करना है और ऐसी परिस्थिति आने पर अपने डॉक्टर से संपर्क करें, स्वास्थ्य सेवाओं से संपर्क करें और कृपया इस संदेश को जितना हो सके फैलाएं, जिसके कारण हम भारत में इस समस्या से भारत के लोगों को मुक्ति दिला सकें और हमारे देश को स्वस्थ एवं निरोगी बना सकें। धन्यवाद।